हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर द गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि किस ईयर के अंतर्गत या फिर किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करती है। ऑप्शंस हैं फेमा 1991, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991 या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है नन ऑफ द अबव। क्योंकि फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है जो कि है MRTP। उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, यानी किस ईयर में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया। ऑप्शंस हैं ए 1997, 1951, 1991 या फिर 1998। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है 1991। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरसिंघम कमिटी मेड सेपरेट रिकमेंडेशंस फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ, यानी कि जो नरसिंघम कमिटी बनाई गई थी सेपरेट, वो किसके रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, जो कि है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए सेपरेट रिकमेंडेशंस लाई गई नरसिंघम कमेटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ टर्म विच डिस्क्राइब्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी कम हमें टर्म जो है वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है। आप बार्गेन प्राइस फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक बार्गेन प्राइस जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए है। सेकंड, कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई कॉस्ट जो कि ऑप्टिमम लेवल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है कॉस्ट रिलेटेड टू ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इलास्टिसिटी डिमांड विल बी, यानी कि ऐसी डिमांड कर्व जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसमें इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी। परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है यूनिट इलास्टिक। जब कोई भी डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताता है तो वहां पे इलास्टिसिटी डिमांड उसकी हमेशा यूनिट इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ कमांड इम्प्लाइज हैविंग नॉट मोर देन, यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताती है जिसमें एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या सबॉर्डिनेट, फ्रेंड, बॉस या फिर यूनिट। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका 3, जो कि है बॉस। क्योंकि फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ कमांड में अगर बहुत सारे बॉस होंगे तो वहां पे कमांड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन होना चाहिए जो कि सभी को कमांड करके चले। तो यहाँ पे बॉस है जो कि जिसकी जो नंबर है वो 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वो किसने दी थी। फ्रेंड्स, ये सारे ही नाम हमारे इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी थी, लेकिन हमें बताना है इसमें एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शंस है मैकग्रेगर, मैस्लो, ऊची या फिर हेजरबर्ग। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है मैकग्रेगर ने एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन हैज द फॉलोइंग फीचर, यानी कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं। कॉन्टिन्यूअस, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। कोऑर्डिनेशन के अंदर कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी अच्छे से कोऑर्डिनेशन आपस में हो पाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा बैरियर नहीं है। नॉइस, अफेक्शन, फियर एंड डिस्ट्रस्ट या परसेप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 गलत लिख गया है। फ्रेंड्स, नॉइस से कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा, अफेक्शन से भी आएगा, फियर एंड डिस्ट्रस्ट से भी आएगा,
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक परसेप्शन ऐसा है जिससे हमारे कम्युनिकेशन पे कोई भी बैरियर नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर है परसेप्शन। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन रीइश्यू इट्स फॉरफिट शेयर, यानी कि एक कंपनी अपने फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर सकती है एट प्रीमियम, एट फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। एक कंपनी प्रीमियम पर भी इश्यू कर सकती है, फेस वैल्यू पर भी इश्यू कर सकती है और डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एग्जाम्पल है। फर्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, सेकंड है टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, थर्ड है डेप्रिशिएशन या फिर फोर्थ है कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो कि है कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, क्योंकि फ्रेंड्स मशीनरी क्या है लॉन्ग टर्म तक काम आएगी और जब भी कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट के टाइम पर मशीनरी के लिए दी जाएगी तो वो जो कस्टम ड्यूटी दी जाएगी वो मशीनरी के अमाउंट में ही इंक्लूड कर ली जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोऑपरेटिव ऑडिटर स्टार्ट हिट्स वर्क ऑफ ऑडिट फ्रॉम, यानी कि कोऑपरेटिव ऑडिटर जो है वो अपना काम कहाँ से स्टार्ट करता है, अकाउंट बुक से, पेमेंट बुक से, कैश बुक से या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है कैश बुक। एक ऑडिटर कैश बुक से अपने काम को स्टार्ट करता है, वो वहीं से पता लगाता है कि कितना कैश कहाँ से लिया और कहाँ पे उसको स्पेंड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो प्लीज़ जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल और इंडियन वो सारे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो किससे रिलेट करता है, AS 7 से, AS 9 से, AS 9 से या फिर AS 10 से। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है AS 8। AS रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है व्हेन डज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकम कैपेबल फॉर विथ ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी अपनी फंक्शनिंग कब से करना स्टार्ट करती है। फर्स्ट है ऑन फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है ऑन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट, थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर कन्वर्ट इट्स फर्स्ट जनरल मीटिंग, यानी कि उसकी फर्स्ट जनरल मीटिंग कंडक्ट हो जाए तब से। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोई भी कंपनी के पास अगर इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तब से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इनके बारे में एक डीप वीडियो चाहते हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है जो which one of the following is not is one of the element of the 7S McKinsey model for analyzing and improving organization effectiveness, यानी कि फ्रेंड्स जो मैककिंसनी मॉडल था जिसमें 7S को डिफाइन किया गया था उसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव और एनालाइज करने में हेल्प नहीं करता। ऑप्शंस हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, शेयर्ड वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड। तो बताइए फ्रेंड्स अगर आपको कोई आइडिया हो तो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को 7S के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या क्या कंसिस्ट नहीं होता है। फर्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ ओवरगेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, थर्ड फ्लड या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो बताइए फ्रेंड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या चीज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following is not the main objective of fiscal policy of India, यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी है इंडिया की उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। फर्स्ट है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, सेकंड टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, थर्ड है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ एंड फोर्थ है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स जो फिजिकल पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑब्जेक्टिव किसी भी इकोनॉमी की लिक्विडिटी को इंक्रीज करना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स, यानी कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है।
फर्स्ट है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फ्रॉम 7 to 8। सेकेंड ऑप्शन है लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। एंड लास्ट है हमारा फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लिबरलाइजेशन के अंदर होता है कि इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया जाता है जिससे कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है वो हो जाए और साथ ही साथ जो हर कंट्री किसी भी कंट्री से आगे अपना ट्रेड कर पाए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ यही है कि इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया जाता है, यानी जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं वो सब हटा दिए गए थे इसमें। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो टर्म यूज किया गया है उससे कौन सी चीज को रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। फर्स्ट है फॉरेन ट्रेड, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी जो कि है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि जो फिक्स असेट्स के ऊपर जो लोन के इंटरेस्ट होती है वो किस तरह का एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाता है उसको। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल लॉस। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि फ्रेंड्स फिक्स असेट जो होता है वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट करता है। तो उसके ऊपर अगर कोई भी लोन लिया गया है और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि जो डुअल एस्पेक्ट है कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट का फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर ये है कि एवरी डेबिट हैज क्रेडिट, यानी कि हर डेबिट का एक क्रेडिट साइड होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेबिट साइड हो किसी भी ट्रांजेक्शन की या फिर सिर्फ क्रेडिट साइड हो। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी डेबिट साइड भी होगी और क्रेडिट साइड भी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही डुअल कॉन्सेप्ट है, उसमें बताया गया है कि कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी। रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू असेट्स प्लस एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, या फिर कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू ओनर्स कैपिटल। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो कि है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। ये डुअल एस्पेक्ट का अकाउंटिंग इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर से और उसको कंपेयर किया जाता है जो भी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ट्रेड एनालिसिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव। इसको हम ट्रेड एनालिसिस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं और वर्टिकल या फिर हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ लेस वैल्यूड एग्जेम्पशंस ऑफ, यानी कि मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस किस एग्जेम्पशन पे बेस्ड है। फर्स्ट है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, सेकंड है गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, थर्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, या फिर फोर्थ है एडिबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी का जो एनालिसिस है वो एक्सेप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलो, यानी कि कोई भी फर्म है जो कि लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस एंड सेल करती है तो वो किसे फॉलो करेगी। फर्स्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकंड मार्जिनल प्राइसिंग, थर्ड स्कीमिंग प्राइसिंग, या फोर्थ प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है A set of data can be distinguished from other set of data by means of, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सेट ऑफ डेटा जो कि किसी अदर सेट ऑफ डेटा से डिफाइन किया गया है तो वो क्या कहलाता है। सेंट्रल वैल्यू एंड डिस्पर्सन, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन स्क्यूनेस या क्यूटोसिस, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जब भी किसी भी सेट ऑफ डेटा को डिस्टिंग्विश किया जाता है अदर सेट ऑफ डेटा से, तो वो हमारी सेंट्रल वैल्यू हो सकती है, डिस्पर्जन हो सकती है, स्क्यूनेस हो सकती है, या फिर क्यूटेसिस हो सकती है। नेक्स्ट है द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च हैज लेड टू, यानी कि किसी भी रिसर्च में कंप्यूटर को एडवेंट किया गया है तो वो बताता है टू लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन इन एनालिसिस, या फिर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद मार्जिनल इंक्रीज इन कॉस्ट। थर्ड है मायोपिक एक्सपोजर ऑफ स्टैटिक्स टू द रिसर्चर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद मार्जिनल इंक्रीज इन कॉस्ट, यानी कि किसी भी रिसर्च में कंप्यूटर के एडवेंट ये हमें डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक इंटरैक्टिव फोरकास्टिंग मेथड दैट रिलाइज ऑन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि ऐसा कोई सा भी सिस्टमैटिक इंटरैक्टिव फोरकास्टिंग मेथड जो कि रिलाई करता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट पर, वो कहा जाता है पे ऑफ मैट्रिक्स, गेम थ्योरी, क्विंग थ्योरी, या फिर डेल्फी टेक्निक। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है डेल्फी टेक्निक। फ्रेंड्स अगर आप डेल्फी टेक्निक या फिर पे ऑफ मैट्रिक्स, गेम थ्योरी, इन पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं या फिर उसका आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर डिटेल भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अट्रैक्ट्स ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज एन, तो क्लासिकल थ्योरी अट्रैक्ट करती है वो किसे ट्रीट करती है? ओपन सिस्टम को अट्रैक्ट करती है, क्लोज सिस्टम को बताती है, टेक्निकल सिस्टम, या फिर मैक्रो सिस्टम को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ये हमेशा क्लोज सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होती है और ये क्लोज सिस्टम को ही बताती है। नेक्स्ट है व्हेन द कंज्यूमर्स फेवर दोज प्रोडक्ट्स व्हिच ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर देन इट इज कॉल्ड एज, यानी कि कोई भी कंज्यूमर जो फेवर करता है और क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स को हमेशा वो फेवर कर रहा है, तो ये किस तरह का है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये सेल्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो फ्रेंड्स ये बेस्ड है हमारे सेल्स कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following is the most serious problem that might arise due to excessive reliance on internal recruitment, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जब इंटरनल रिक्रूटमेंट में एक्सेसिव रिलायंस होता है तो वहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो जाती हैं। फर्स्ट रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस, हाई लेवल टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर इंटरनल रेसिस्टेंस। तो किस तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है? सॉरी इसमें ये लिखा गया है कि होती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें नॉट मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज हो जाती है जब इंटरनल रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।